हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड पेपर की 5वीं यूनिट के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र के बारे में बात करेंगे। नीति शास्त्र से जुड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। यूनिट आपका 10 नंबर का है और हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे आप 10 नंबर इस यूनिट में हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नीति, नैतिकता और नैतिक में क्या अंतर है। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, कहीं पर नीति लिखी हुई है, कहीं पर नैतिकता लिखा हुआ है, कहीं पर नैतिक लिखा हुआ है। तो इन सब में अंतर क्या है उसको लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, व्यक्ति एवं समाज को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति कहते हैं। नीति किसे कहते हैं? व्यक्ति और समाज को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश काल परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति कहते हैं। और इन नीतियों का जब पालन किया जाता है उसका पालन करना नैतिकता कहलाता है। और तथा जो व्यक्ति उसका पालन जितने अंशों तक करता है, जितने भागों तक करता है, उतने अंशों तक नैतिक कहलाता है। तो आपने ठीक तरीके से समझ लिया है नैतिक और नीति और नैतिकता की परिभाषा को। अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र में देखिए, जो व्यक्ति या शास्त्र नीति का निर्धारण करता है, अच्छाई या बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, उसे नीति शास्त्र कहते हैं। जो जीवन रहने योग्य है उसका निर्धारण जीवन स्वयं करता है, किंतु वह जीवन जीने योग्य क्यों है इसका विवेचन नीति शास्त्र के विज्ञान से संभव है। इसके बाद में बात करते हैं नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप के बारे में। सामाजिक स्वरूप का आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के बिना कोई भी समाज अपने मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। ये 3 मूल्य ध्यान रखने हैं। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग अगर आपस में रखेंगे तभी समाज चलेगा। और समाज के 3 मुख्य मूल्य ध्यान रखने हैं। नीति शास्त्र में वर्णित आदर्श एवं व्यवहार मापदंड ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य में इन मूलभूत नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। सामाजिक स्वरूप हमने डिस्कस कर लिया है। सांस्कृतिक स्वरूप की अब हम बात करते हैं। नीति शास्त्र का सांस्कृतिक स्वरूप। भारत में विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता। अतः नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके और आपस में मिलजुल करके रहें। और इसके बाद में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र का स्वरूप हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के स्वरूप को समझें तो साफ स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत करके प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विधायक, सांसद, मंत्री, अफसर, शिक्षक एवं देश के प्रत्येक अग्रणी लोग राष्ट्रहित की शपथ लेते हुए राष्ट्रहित की बात सोचें, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र समर्पण की भावना विकसित की जा सके। साथ ही नीति शास्त्र के राष्ट्रीय स्वरूप को भी संभाला जा सके। उपरोक्त वर्णित संदर्भों में नीति शास्त्रों का गठन आज की महती आवश्यकता है। इस तरह से नीति शास्त्र के स्वरूप के बारे में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूल्य के बारे में। काफ़ी हमने यहाँ पर चर्चा करी। मूल्य मूल्य बीच में लिखा हुआ आ रहा है, तो मूल्य का अर्थ क्या है उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतः नियंत्रित ऊर्जा है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है कि ये हमारे काम लायक है या नहीं है। अब आपने मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये बंदा हमारे हित में काम कर रहा है, हमारे लिए अच्छे वीडियो डाल रहा है, तो इसका चैनल सब्सक्राइब करें या नहीं करें। और अगर कोई गलत वीडियो डाल रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो फिर आप उसको समझ लोगे कि हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, हम इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसके साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो वो यहाँ पर मूल्य का अर्थ इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षकों के लिए मूल्य का महत्व की बात करते हैं। शिक्षकों के लिए मूल्य के महत्व में पहला बिंदु देखिए व्यक्तिगत विकास में, दूसरा है सांस्कृतिक विकास में और तीसरा है सामाजिक विकास में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास के रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, मूल्यों के ज्ञान द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य एवं व्यवहार की क्षमता की उत्पत्ति मूल्यों के द्वारा ही होती है। व्यक्ति मानवीय, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। दूसरा बिंदु क्या है? सांस्कृतिक विकास में किस तरह से काम आता है मूल्य का महत्व। तो व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को मिलाकर के ही वैश्विक संस्कृति की अवधारणा का जन्म हुआ है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अलग अलग मिलकर के वैश्विक संस्कृति एक बनी है। सामाजिक विकास में मूल्य का महत्व की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था का विकास एवं परिवर्तन मूल्यों के द्वारा ही होता है। सामाजिक मूल्यों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है। हमारे भारतीय समाज में दहेज बहुत पवित्र और उच्च कोटि का दान माना जाता था। यहाँ पर ज्ञान नहीं है, दान आपको करना है।
दान माना जाता था, जो कि कन्या के पिता द्वारा कन्यादान के समय दिया जाता था, परंतु मूल्यों के पतन के कारण वही दहेज दानों के रूप में माना जाता है, क्योंकि दहेज प्रथा के मूल्यों में परिवर्तन हो गया है। पहले पुराने ज़मानों में आप बात करेंगे तब भी दहेज दिया जाता था, बट वो एक पवित्रता के तौर पर अलग-अलग कुछ चीज़ें इस प्रकार से दी जाती थी भेंट स्वरूप। पर अभी आप देखेंगे तो दहेज प्रथा यहाँ पर कुरीतियाँ जो चली आ रही है, वो अलग यहाँ पर अलग स्वरूप उसने ले लिया है। अब दहेज प्रथा के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी इसके उदाहरण आस-पास के परिवेश में भी देखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परंपराओं एवं मूल्यों के द्वारा समाज का विकास संभव है तथा पतन भी संभव है। अतः मूल्यों का उचित अर्थों में ज्ञान एवं प्रयोग समाज का उत्थान के मार्ग पर ले जाता है, समाज को उत्थान के मार्ग पर ले जाता है, अगर दहेज प्रथा इस तरह से ठीक मैनेज रहती है। मूल्यों की प्रकारों की अगर बात आती है तो जीवन में केवल एक ही मूल्य नहीं होता, अपितु मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार मूल्यों को विभिन्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार है व्यक्तिक मूल्य। व्यक्तिक मूल्य वे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं। प्रमुख व्यक्तिक मूल्य इस प्रकार से है: सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, करुणा, निडरता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी। ये सब क्या है? व्यक्तिक मूल्य, जो कि व्यक्ति के अंतर्गत हैं। और इसके बाद में सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वे हैं जिनमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इन मूल्यों में वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, समाज सेवा, सामाजिक संस्कृतियों का संरक्षण आदि सम्मिलित करते हैं, आदि सम्मिलित रहते हैं। ये वे मूल्य हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एक अच्छे समाज की कल्पना करता है। उदाहरण: सह अस्तित्व, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, सहकारिता, स्त्रियों का सामाजिक सम्मान, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, लोक सेवा, करुणा। अब इस तरह से आपको सामाजिक मूल्य और व्यक्तिक मूल्य ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है आर्थिक मूल्य का। आर्थिक मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। किसी भी देश की उन्नति या अवनति इस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यक्ति के अंदर निहित प्रामाणिकता एवं श्रम के प्रति निष्ठा जैसे मूल्यों पर निर्भर करता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यों की। राष्ट्रीय मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। उदाहरणार्थ: राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मक अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान आदि। इसके बाद में है सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति किसी विषय के अध्ययन में किसी विशिष्ट आनंद का अनुभव प्राप्त करता है तो उसे उससे सौंदर्यात्मक मूल्य की अनुभूति होती है, जैसे संगीत से आनंद आना, गणित पढ़ने में आनंद आना, चित्रकला से आनंद आना आदि उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर है आध्यात्मिक व धार्मिक मूल्य। ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास में, मानव मूल्यों के परिष्कार में, समाजीकरण में एवं वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में सहायता करते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय। सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, स्वच्छता, देश प्रेम एवं श्रम, ईमानदारी। इस तरह से आपको मूल्य वाला टॉपिक क्लियर कर लेना है। और यहाँ से छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं मूल्य वाले टॉपिक से, तो आप इनके छोटे पॉइंट्स को सभी को डिस्कस कर लेना, प्रकारों को और जो स्वरूप है, अर्थ है, उन सब के बारे में। और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो सभी के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो फिर छोटे छोटे बिंदुओं को भी आप मेंशन करते हुए चलिएगा। इसके बाद में बात करते हैं आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा के बारे में। क्या आधुनिक द्वंद्व चल रहा है? तो जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में दो या दो से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो उसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। इसकी परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण: एक कसाई गाय का पीछा कर रहा था। अब कसाई गाय का पीछा क्यों कर रहा था, इसको आप जानते हैं। आगे मोड़ था, मोड़ के बाद में दो रास्ते पड़ते थे। जब कसाई मोड़ पर पहुंचा तो गाय उसकी दृष्टि से दूर हो चुकी थी। उसने मोड़ पर उपस्थित व्यक्ति से पूछा, गाय किधर भागी है? व्यक्ति के सामने समस्या उपस्थित हो गई। अगर वह सत्य बोलता है तो हिंसा होगी कि वह कसाई को बता देगा कि गाय कहाँ गई है और कसाई उसकी हत्या कर देगा, तो फिर उसे असत्य बोलना होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नैतिक अथवा मूल्य की प्राथमिकताएं सहायता करती हैं। यदि व्यक्ति सत्य को अधिक महत्व देने वाला है तो वह सत्य बोलेगा, और अहिंसा को अधिक महत्व देने वाला है तो असत्य बोलेगा। जो नैतिक द्वंद्वों में फंस जाएगा वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से परिभाषा को समझना है। और इसके बाद में बात करते हैं नैतिक द्वंद्व को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम नैतिक मूल्यों की बात करना आवश्यक है। नैतिक नियमों का पालन करते करते जब व्यक्ति उन्हें अंतःमन से अपनाना शुरू कर देता है तो वे ही नैतिक नियम उसके लिए नैतिक मूल्य हो जाते हैं। शिक्षा बालक तथा व्यक्ति का द्वंद्वात्मक स्थिति में मार्गदर्शन करती है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा सामने आता है शैक्षिक नीति शास्त्रीय समाधान। इसके बारे में देखिए कुछ बिंदु। पहला बिंदु है परिवार के युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी व्यक्तियों को बच्चों के सामने मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। प्रारंभ में बच्चे बड़ों के आचरण का बिना समझे अनुसरण करते हैं।
पर थोड़ा समय आते ही वे क्यों का उत्तर चाहते हैं कि ये काम क्यों किया आपने या इस काम को मैं क्यों करूँ, इस तरह से वो चाहते हैं। तो मूल्यों का यहाँ पर आचरण करना चाहिए, मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। दूसरा बिंदु है समय समय पर परिवार में बच्चों को कहानी प्रेरक प्रसंग घटनाओं को सुनाना चाहिए, जिससे बच्चों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, शौर्य और राष्ट्र समर्पण के महत्व का ज्ञान हो। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा बिंदु, रेडियो व टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रति माता-पिता सही अनुक्रिया देकर के बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें सत्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं और असत्य से उन्हें सावधान कर सकते हैं। चौथा बिंदु है, परिवार के सदस्यों का फर्ज है कि वे अपने बच्चों के मूल्यों आधारित व्यवहार की प्रशंसा करें और मूल्य प्रतिकूल व्यवहार के प्रति ताड़ना करें। बच्चों से प्रेम करें, मोह नहीं। पाँचवा बिंदु है, समाज सेवा कार्यों में बालकों को भाग लेने के अवसर देने चाहिए। जब वे दीन दुखियों के संपर्क में आएंगे तो उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागृत होगी, वे दीनों पर दया करना सीखेंगे और धीरे धीरे वे उनके मूल्य बन जाएंगे। छठा बिंदु है, मूल्यों की रक्षा में कभी कभी मनुष्यों को भारी संकट उठाने पड़ते हैं, पर इन कष्टों के बाद लक्ष्य प्राप्ति में जो आनंद मिलता है वह अवर्णनीय है। जिस तरह से आप एग्जाम तैयारी के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छी तरह से क्लासेस सारे देख रहे हैं, सारे नोट्स आपने तैयार कर रखे हैं, और जब आपकी एग्जाम अच्छी चली जाएगी, आप अच्छा पेपर सोल्व करके आएंगे, पेपर में कॉपी में अच्छा लिख करके आएंगे, तो फिर आपकी वहाँ पर आनंद की अनुभूति होगी, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। समुदाय को बच्चों में यह भावना कूट कूट करके बढ़नी चाहिए। वित्तीय कष्ट उठाते हुए भी बच्चे तब मूल्यों का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। सातवां बिंदु है, विद्यालय में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन सभी के शिक्षण के साथ साथ छात्रों में उचित मूल्यों का विकास किया जा सकता है। भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि पाठ्य पुस्तकों के दिए गए लेख, कविताएं, कहानी, घटना, अधिकार, कर्तव्य आदि में निहित आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों का विश्लेषण शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, नैतिकता के विकास में शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व और सहभागिता के बारे में बात करते हैं। नैतिक शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि शिक्षार्थी उसके लिए तैयार ही नहीं है तो फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाना एक दुष्कर कार्य बन जाता है। शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व है कि वह नैतिकता एवं मूल्यों की उपयोगिता को समझे और तदनुरूप अपने आचरण का निर्धारण करे। यह कार्य अत्यंत कठिन है, इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने परिवार व विद्यालय में नैतिक आचरण वाले सदस्यों और अध्यापकों का ही अनुसरण करें, गलत आदमी का अनुसरण ना करें। इसके द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों में भाग लें। खाली समय में नीतिवान एवं प्रेरणा देने वाले महापुरुषों, बालक बालिकाओं, संतों एवं गुरुओं के जीवन चरित्रों को पढ़ें। वीरता एवं साहस ऐसे नैतिक गुण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है, अत्यधिक प्रभावशाली बनता है। सामान्य रूप से देखने पर दोनों गुण समानार्थी लगते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से समझने पर इनमें अंतर स्पष्ट होता है। वीरता का गुण शौर्य प्रदर्शन का प्रतीक है, साथ में ही शारीरिक बल प्रदर्शन पर अधिक जोर देता है। इस तरह से बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और हमारा 5वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए हैं। अगर आपकी इस वीडियो को देखने से थोड़ी सी भी पढ़ाई में मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आपके सभी यूनिट्स को देखने के लिए इस पेपर के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, जहाँ से आप यूनिट वाइज सारी आपकी क्लासेस देख करके एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।